तो सीबीआई किसी भी स्टेट के सीएम को भी कस्टडी में ले सकती है। Arvind Kejriwal arrested in connection with the alleged liquor scam. अगर भारत सरकार चाहे तो स्टेट में होने वाले क्राइम को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है। क्या ये सच है कि सीबीआई को ना अलाउ करने का पावर स्टेट के पास है? एज फार एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न्ड, नो वन कैन इंटरफियर। जब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं थी तो भारत के जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट क्राइम हुए हैं वो सब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किए। 26/11 is not just a date. और एक और बहुत हाई प्रोफाइल केस जो इंडिया में बहुत चर्चित रहा है वो है महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत का केस। सुशांत सिंह राजपूत कहीं मैंने सुना था कि सीबीआई के जो आईओज हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको न्यूज़ देखना तक अलाउड नहीं था। आज भी सीबीआई का जो लीगल नेम है, कानूनी नाम है, वो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। जो भी यंग एस्पिरेंट्स हैं अभी यूपीएससी के या फिर यंग आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? अगर आपने ये निर्णय लिया है कि आपको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देके सेलेक्ट होना है तो ये मान के चलिए कि आप केवल भारत के नहीं वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। इफ़ यू वांट पीस, वर्क फॉर जस्टिस। आज के एपिसोड के गेस्ट बहुत ही खास हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करते हैं वो इनसे अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीसी जैन सर, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनका आईपीएस का करियर बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी है। साथ ही साथ इन्हें कई सारे प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशंस मिले हुए हैं, जैसे प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, यूनाइटेड नेशन पीस अवार्ड और इसके अलावा भी बहुत कुछ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि सीबीआई और ईडी में क्या डिफरेंसेस हैं, सीबीआई के पावर्स क्या क्या हैं और लिमिटेशंस क्या क्या हैं। हम ये भी समझेंगे कि कोई भी पॉलिटिशियन आईपीएस के करियर को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, और पुलिस के बारे में कई सारे अननोन फैक्ट्स को भी डिकोड करेंगे। तो अंत तक बने रहिए सारे इनसाइट्स को जानने के लिए। पहले आपके जर्नी के बारे में जानेंगे। आप अपने आईपीएस के जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि आपने आईपीएस की जर्नी शुरू से लेके एंड तक देखी और आईपीएस में एक टॉप लेवल ऑफिसर तक गए। आकाश, आईपीएस की जर्नी तो काफ़ी बाद में शुरू हुई, 91 से शुरू हुई। तो बेसिकली उसके पहले मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से निकला और वहाँ पे मेरे गांव में 8वीं तक की एजुकेशन थी, स्कूल थी सरकारी, वहाँ से हम पढ़े और फिर उसके बाद हम जयपुर आए। आगे की यात्रा हमने वहाँ से शुरू की। तो उन दिनों जैसा होता था कि साइंस मैथमेटिक्स लेने का रिवाज था, अगर आप पढ़ाई में थोड़े भी ठीक ठाक हो तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स ले ली। फिर हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया वहीं पे जयपुर में, जो अब मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहलाता है। हमारे समय में उसका नाम मालविया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने की 1987 में, और जैसा जनरली होता है कैंपस के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जॉब कर लिया। लेकिन मैंने जब देखा कि मेरे बहुत सारे मित्र जो एमआरसी में ही पढ़ते थे वो धीरे धीरे सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो रहे थे, तो मेरे मन में शुरू से एक आकर्षण था सिविल सेवाओं के प्रति। तो फिर मैंने भी निर्णय लिया कि मुझे भी इस एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। तो मैंने फिर ये 1990 का एग्ज़ाम दिया और मैं सेलेक्ट हुआ। 91 में मैंने ज्वाइन किया। तो मेरी जो यात्रा रही है एज आईपीएस ऑफिसर, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी रही है। मुझे बड़ा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली, लकी मानता हूँ कि एक तो मेरे को अपना होम स्टेट ही मिल गया, राजस्थान कैडर। मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ। तो अपने स्टेट में काम किया मैंने, और फिर उसके बाद मैंने 2 बार भारत सरकार में डेपुटेशन किया। इंसिडेंटली दोनों ही बार मेरा डेपुटेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में रहा, जो कि भारत की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। तो प्रोफेशनली ये दोनों ही मेरे लिए बहुत ही रिवार्डिंग रहे। मेरे को बहुत सीखने का अवसर मिला। स्टेट में भी मुझे दोनों जगह अपने फील्ड में, मतलब हमारे यहाँ जो फील्ड पोस्टिंग कहलाती है, जहाँ आप जनता के बीच में रह के काम करते हो, वो भी खूब अवसर मिला काम करने का। मैंने एज एसपी, एज आईजी,
रेंजेस में भी काम किया, फील्ड में भी काम किया और पुलिस मुख्यालय में भी मैंने बतौर एडीजी और बतौर एसपी काम किया हुआ है। तो और एंटी करप्शन ब्यूरो में भी रहा मैं स्टेट के। यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी मुझे अलग अलग प्रकार के केसेस हैंडल करने का अवसर मिला। तो कुल मिलाकर के बड़ी अच्छी जर्नी रही और जैसा आप कह रहे हैं कि आई वाज लकी कि कैरियर प्रोग्रेशन भी अच्छा रहा और सीबीआई में मैं स्पेशल डायरेक्टर के पद से अक्टूबर 2023 में रिटायर हुआ। ओके। और आपने जैसे बताया कि आप एंटी करप्शन ब्यूरो में भी रहे हो, तो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो क्या क्या चीज़ करता है और इसके अलावा इन्वेस्टिगेट कैसे करता है। देखिए, ऐसा है कि एक तो ये चीज़ लोगों को शायद अब तक पता होगी कि हमारा जो संविधान है, सबसे बड़ा कानून क्या है देश का, बेसिक लॉ, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई भी दूसरा कानून कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट, हमारी 3 लिस्टें होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है। तो जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाला जो काम है, क्योंकि अगर कोई क्राइम हो गया तो कानून में उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने की पावर पुलिस को दी हुई है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसे हम कहते हैं। तो स्टेट की लिस्ट में है वो सब्जेक्ट। तो स्टेट जो एजेंसीज़ हैं उनका ये दायित्व हो जाता है कि वो उनके यहाँ घटित होने वाले किस हर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करें। ज़्यादातर स्टेट्स ने क्या किया हुआ है, चूँकि करप्शन एक सीरियस क्राइम माना जाता है सोसाइटी में, वाइट कॉलर क्राइम माना जाता है और इसमें जनरली पब्लिक सर्वेंट्स जो सरकारी लोग हैं या सरकारी सेवा से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान ज़्यादा रहता है। इसलिए अधिकांश स्टेट ने इस पर्टिकुलर क्राइम को टैकल करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बना रखी है। नॉर्मल पुलिस जनरली ये क्राइम इन्वेस्टिगेट नहीं करती, वो दूसरे क्राइम इन्वेस्टिगेट करती है जो अपन जानते हैं, जैसे मर्डर हो गया, चोरी हो गई और कोई दूसरे गंभीर अपराध हो गए, वो धोखाधड़ी है, ये है, वो जो जनरली आम आदमी के साथ जिस प्रकार के अपराध घटित होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल पुलिस करती है। तो करप्शन का जो क्राइम है उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सारे स्टेट्स ने अलग अलग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बना रखी है। ज़्यादातर स्टेट में उसका नाम एंटी करप्शन ब्यूरो है, कुछ स्टेट में उसको विजिलेंस ब्यूरो भी कहते हैं। तो इसीलिए वो जनरली क्या करते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या होता है कि वो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर वगैरह से प्रभावित नहीं है। तो वो केवल फोकस उनका रहता है करप्शन, उसकी शिकायतों की जाँच करना, इन्वेस्टिगेट करना और फिर उनको प्रोसिक्यूट करना। तो एंटी करप्शन ब्यूरो स्टेट का पार्ट होता है, स्टेट के अंदर काम करता है। बिल्कुल, हर स्टेट में होता है बेसिकली, क्योंकि हमारे यहाँ क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का पावर पुलिस को दिया हुआ है अधिकांशतः, कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को हम छोड़ दें, और पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी प्रकार का क्राइम हो, स्टेट की बाउंड्रीज में होने वाला प्रत्येक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करके उसको प्रोसिक्यूट करने की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। ओके। और हम लोग देखते हैं कि सीबीआई भी एंटी करप्शन के खिलाफ बहुत आता है, ईडी भी छापा मारता है। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि सीबीआई और ईडी में क्या डिफरेंस है। सीबीआई भी छापा मार रहा है, ईडी भी छापा मार रहा है, बेसिक डिफरेंस क्या है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है, क्योंकि नेचुरली इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, मैंने जैसा बताया कि पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन हिस्टोरिकली क्या हुआ कि सेंटर की भी तो कुछ यूनिट्स हैं ना, हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को हमने 2 जगह बांटा हुआ है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज वो इलाके हैं जो डायरेक्टली गवर्नड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इनमें भी तो क्राइम होगा, इनमें भी करप्शन होगा। तो इसके लिए कौन टैकल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज टैकल करेगी। तो बहुत पहले जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था अंग्रेज़ों के ज़माने में, उसी समय ये बात सामने आई कि पर्टिकुलरली उस समय कॉन्टेक्स्ट था वार सप्लाईज वगैरह का, कि करप्शन की शिकायतें आई, तो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाई गई। उस समय उसका नाम था पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। बाद में उसका नाम पड़ा दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। वही एजेंसी आज सीबीआई के नाम से जानी जाती है। आज भी सीबीआई का जो लीगल नेम है, कानूनी नाम है, वो है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, है ना। ये 1 अप्रैल 1963 में जब हमारे देश के गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने ये नाम दिया इस एजेंसी को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट उसका लीगल नेम जो वर्ल्ड वार 2 के समय से जो एक्ट बना, डीएसपी एक्ट 1946, वहाँ तब से ये डीएसपी के नाम से जाना जाता है।
तो एक तो ये तो हो गई पुलिस, भारत सरकार की पुलिस। सीबीआई क्या है? एक तरह से भारत सरकार की, इसको सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सीपीओज के नाम से जाना जाता है। ओके। तो ये इनका बेसिक मैंडेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों में होने वाले भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगाना या उन पर कार्रवाई करना। तो ये तो है पुलिस एजेंसी, लेकिन सेंटर की दूसरी नॉन पुलिस एजेंसीज भी होती है। अब जो तुमने ईडी की बात कही, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मोटा फ़र्क एक तो ये है, सीबीआई तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार की, लेकिन वो भारत सरकार की नॉन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। तो उनका अपना अलग कानून है जिसको हम कहते हैं पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ओके। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कार्रवाई करने की पावर ईडी को है। और मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग बहुत सिंपल सी चीज़ है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध करके, इकोनॉमिक ऑफेंस करके, चाहे वो चोरी का ही अपराध क्यों ना हो, सिंपल थेफ्ट, और उस अपराध से अर्जित संपत्ति जिसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं, अगर वो उसको डिस्पोजल करके उसको सिस्टम में ले आए, लीगल मतलब ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट कर ले, लॉन्डरिंग, कि जो दागदार पैसा था आपने सिस्टम में उसको जो है वाइट मनी के रूप में ले आया, आपने इन्वेस्ट कर लिया, उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, अब उस प्रॉपर्टी से आपको लीगल इनकम होने लगी, लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो ब्लैक है। राइट। वो क्राइम से अर्जित संपत्ति थी जिससे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली और अब उस प्रॉपर्टी से आपकी मान लीजिए रेंटल इनकम आने लग गई। सिंपल एग्जांपल। राइट। तो वो जो रेंटल इनकम आ रही है वो दिखने में वाइट है, बट उसका ओरिजिन ब्लैक है, तो उसको कहते हैं हम आपने मनी लॉन्डर कर दिया। तो इसका सिद्धांत ये होता है कि पहले जो क्राइम होता है उसको कोई पुलिस एजेंसी इन्वेस्टिगेट करती है, और फिर वो जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पार्ट है उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाई हुई है जिसको हम ईडी के नाम से जाना जाता है। Okay. दोनों में फ़र्क क्या है? वो नॉन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसके ऊपर ये बंदिश नहीं है कि वो पूरे भारत का उसका क्षेत्राधिकार है, वो स्टेट में भी कार्रवाई कर सकती है। तो स्टेट की, जैसे मान लीजिए राजस्थान पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की, चोरी की, बड़ा कोई घटना हो गई, तो उस चोरी का जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होगा उस पर भी ईडी को कार्रवाई करने का अधिकार है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। एक्चुअली सीबीआई और ईडी बहुत ही अलग अलग प्रकार की एजेंसीज है। सीबीआई भारत सरकार की पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइमरीली उसका काम है भारत सरकार के विभागों में जो भ्रष्टाचार होता है, लेकिन उसके अलावा उसका मैंडेट बहुत बढ़ गया है। अब ये होने लग गया है कि बिकॉज जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है तो उसको ये अधिकार भी दिया हुआ है कि अगर स्टेट चाहें और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहें तो वो स्टेट में होने वाले क्राइम को भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं हमारे, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, वो भी सीबीआई को अपने उनके ओरिजिनल जुरिसडिक्शन या इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो सीबीआई को पूरे भारत में किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, Okay, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के आदेश दे सकती है। जैसे राजस्थान सरकार को अगर उनके यहाँ कोई सेंसेशनल क्राइम हो गया, अब वो चाहते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन एक निष्पक्ष एजेंसी करे, इंडिपेंडेंट एजेंसी करे, तो वो रिक्वेस्ट करेगी भारत सरकार को, फिर भारत सरकार सीबीआई को कहेगी कि हाँ आप इस केस का इन्वेस्टिगेशन करिए। ओके। मतलब अप्रूवल के लिए भारत सरकार बिल्कुल, चाहिए। दोनों की उनकी सहमति चाहिए और भारत सरकार की अप्रूवल चाहिए। अच्छा। और जैसे कि हम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस देखते हैं, बीएसएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, आईटीबीपी हुआ, इनके चीफ जो होते हैं वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं। बिल्कुल। तो ये पुलिस सर्विस से पैरामिलिट्री फोर्स का चीफ में कैसे ट्रांजिशन होता है? नहीं, देखिए ऐसा है ना, भारत सरकार ने ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं ये ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स हैं, है ना। तो भारत सरकार ने जो ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई वो इसीलिए बनाई कि ये वो सर्विसेज होंगी जो दोनों के लिए काम करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग से कोई भर्ती नहीं करती, तो जो भी ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स बनते हैं वो अपने स्टेट में जाते हैं, कैडर में काम करते हैं, वही लोग डेपुटेशन पे आते हैं। जैसे हम आए, हमारा कैडर राजस्थान कैडर था, लेकिन हम डेपुटेशन पे सीबीआई में आ गए जो भारत सरकार की एजेंसी है। तो ये कॉमन लोग होते हैं, तो इसीलिए भारत सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सीपीओज जिनको हम कहते हैं, उसमें पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं जो आपने बताया, बीएसएफ, सीआरपीएफ,
ITBP। SSB, ITBP, तो इन सब के चीफ्स ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, IPS ऑफिसर्स, क्योंकि उनको रिक्रूट करना, उनको भर्ती कौन करता है? भारत सरकार करती है। तो नेचुरली वो तो भारत सरकार के ऑफिसर्स हुए ना, उनका अपॉइंटमेंट ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो दे आर एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो ऑब्वियसली दे आर चोजन टू लीड द पुलिस फोर्सेज ऑफ द सेंटर ऑल्सो। और आपने अभी जैसे बताया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के सहमति से CBI इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी भी स्टेट में। करेक्ट। तो अगर कोई ऐसा क्राइम हुआ है जो सेंट्रल लेवल का क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है, और स्टेट, जैसे कि हमने ये देखा था कि महाराष्ट्र में भी स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी CBI को अलाउ नहीं करती है कि हम CBI को अलाउ नहीं करेंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो क्या ये सच है कि CBI को ना अलाउ करने का पावर स्टेट के पास है? नहीं, जैसा मैंने कहा ना कि एक तरह से यस है इसका जवाब, इसलिए क्योंकि जो क्राइम है, पुलिस, क्राइम से भी ज़्यादा पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट सब्जेक्ट से तात्पर्य क्या हुआ कि उस स्टेट की बाउंड्री में, उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में होने वाला कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेट करने का पावर वहाँ की पुलिस को है। CBI क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस नहीं है। तो नेचुरली ये बात सही है कि CBI जो कानून बना हुआ है उसमें DSP एक्ट में भी लिखा हुआ है कि अगर भारत सरकार चाहे तो स्टेट में होने वाले क्राइम को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए CBI को अधिकृत कर सकती है, उनको ऑथराइज कर सकती है, एम्पावर कर सकती है, बट विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट। ओके। सो यू रिक्वायर्ड, देयर आर टू कंडीशंस, वन, देयर शुड बी एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and secondly the concerned state government should also consent that okay, CBI can come and investigate this particular crime. So और जैसा मैंने बताया, दूसरा एक तरीका होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे ये बंदिश नहीं है। अच्छा। They enjoy certain powers under the Constitution of India and other laws. उसमें उनको ये पावर है कि वो चाहे तो भारत की किसी भी एजेंसी को कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेट करने का आदेश दे सकते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई राजस्थान में ये बड़ी घटना हो गई है, इसका इन्वेस्टिगेशन तो निष्पक्ष एजेंसी CBI करेगी। ओके। फिर स्टेट की कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। ओके, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर ये बोल रही है तो आप कहीं भी जाके आप इन्वेस्टिगेट फिर कर कहीं सकते भी हो। कर सकते हैं। फिर आपके लिए न तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश आपको चाहिए, न आपको स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए। और ये जैसे जो भी नेशनल लेवल की पुलिस एजेंसीज हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसके चीफ को अपॉइंट कौन करता है? भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल इंडिया। गवर्नमेंट, जनरली द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके। ज़्यादातर एजेंसीज उन्हीं के अंडर में होती है, CPOs। और आप जैसे इतने समय तक IPS रहे, आप बहुत सारे केसेस को हैंडल किए होंगे। कौन सा केस आपके लिए कोई नाइटमेयर टाइप का बना था कि भाई ये केस रात को नींद नहीं आ रही, ऐसा टाइप? ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जो मेरे ख्याल से प्रत्येक पुलिस ऑफिसर की लाइफ में आते हैं, क्योंकि पुलिस में क्या होता है ना, पुलिस की जो एक टिपिकल नौकरी है, आपको हमेशा अननोन का फियर सताता है। यू आर फाइटिंग विद अननोन फोर्सेस, बिकॉज अभी जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, सडनली पता लगा कि कहीं पे कोई बहुत बड़ी डकैती हो गई, कहीं पे कोई बहुत सेंसेशनल मर्डर हो गया, किसने किया नहीं पता, अननोन है। अब आपके ऊपर तो प्रेशर आ गया ना, राइट। कि जब तक आप उसको वर्कआउट नहीं कर देंगे, जब तक आप पता नहीं लगा लेंगे पहली बात तो कि ये किया किसने, ब्लाइंड केस जिसे हम कहते हैं, ब्लाइंड मर्डर केस या ब्लाइंड केस, तो उसमें ये नहीं पता होता है कि क्राइम करने वाला व्यक्ति कौन है। तो सबसे बड़ा चैलेंज, तो जब तक आप बैठ नहीं सकते, आप सेंसेशनल क्राइम में जब तक आप वर्कआउट नहीं कर लोगे, आप रेस्ट नहीं ले सकते। तो हम लोगों ने 72 घंटे लगातार कई बार सेंसेशनल क्राइम्स में डील किया है, और अगर वो आइडेंटिफाई हो गया तो पकड़ो, जब तक आप उसको गिरफ्तार नहीं कर लेते हैं, जब तक उसको आप पकड़ नहीं लेते हैं, और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पूरा करके उसको चार्जशीट नहीं करा देते हैं, तो बहुत सारे इस तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं। दूसरे जो मेन चैलेंजेस आते हैं जनरली एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ में, वो होते हैं लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित। इतने बड़े बड़े बंदोबस्त लगाने पड़ते हैं आपको, इतने बड़े बड़े हमारे देश में मेले होते हैं, जुलूस निकलते हैं, कभी कभी कोई घटना घटित हो जाती है, कोई सांप्रदायिक तनाव हो जाता है, कोई बड़ी लॉ एंड ऑर्डर का कोई एजिटेशन हो जाता है, तो जब तक वो सब शांतिपूर्वक निपट नहीं जाते, जब तक पुलिस का अधिकारी चैन से सो नहीं सकता। हाँ, तो इसीलिए तो कहते हैं कि जब दुनिया होली दिवाली मना रही होती है तो पुलिस वाले रोड पे होते हैं।
हाँ, उनको टेंशन रहता है कि भाई लोग शांतिपूर्वक सारे तीज त्यौहार मनाएं, आपस में झगड़े नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे हैं, कोई दुर्घटना घटित ना हो, कोई दूसरी ऐसी घटना घटित ना हो जाए जिसकी वजह से कोई जान माल की हानि हो जाए। तो इसीलिए उनको 24/7 रोड पे रहना होता है। राइट। बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम बहुत होता है। ज़बरदस्त। पुलिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जॉब्स, क्योंकि सीधा लोगों की ज़िंदगी का सवाल होता है ना। लोग के साथ क्राइम हो जाए तो भी ख़राब बात है, और अगर किसी का जानमाल की हानि हो जाए तो वो तो और भी ज़्यादा ख़राब बात है। और सीबीआई जैसे नेशनल सिक्योरिटी से भी डील करती है और करप्शन से भी डील करती है। कोई बड़ा क्राइम हो जाए तो उसमें भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया जाता है। Yes. तो इसकी बाउंड्रीज क्या क्या हैं? क्या क्या सीबीआई का एक्चुअल फंक्शनिंग है और क्या क्या सीबीआई हैंडल करती है? हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि प्राइमरीली शुरुआत जब हुई थी सेकंड वर्ल्ड वार के समय, उस समय तो इसको एज एंटी करप्शन एजेंसी के रूप में ही डेवलप किया गया था। ओके। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये बढ़ती गई, एक्सपेंड होती गई, तो भारत सरकार की जितने भी उपक्रम हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें होने वाले भ्रष्टाचार का मेन इनका जिम्मेदारी रहा। और ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये सहमति बनी कि भारत सरकार के जो भी डिपार्टमेंट स्टेट में रह के काम करते हैं, उनमें भी अगर कोई करप्शन होगा तो आप हमारी जनरल कंसेंट ले लो, सहमति ले लो, और आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये अरेंजमेंट अभी भी चल रहा है अधिकांश स्टेट में, और ये घटता बढ़ता रहता है डिपेंडिंग अपॉन दी पॉलिटिकल नेचर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। तो लेकिन क्या हुआ कि चूंकि इसकी एक साख बनी और धीरे धीरे लोगों को ऐसा लगा कि ये नेशनल लेवल पे एक अच्छी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बन गई है, तो इसको केवल भ्रष्टाचार के केसेस तक सीमित नहीं रखा जाए, इसको दूसरे केसेस भी दिए जाएं। तो जब इकोनॉमिक क्राइम्स होने लगे, बीच में टेररिस्ट क्राइम होने लगे, अब तो एनआईए आ गई है। जब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं थी तो भारत के जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट क्राइम हुए हैं वो सब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किए हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि किसी स्टेट में कोई सेंसेशनल क्राइम हो गया तो अब स्टेट एजेंसीज पे लोगों को भरोसा नहीं है, लोगों की तरफ से डिमांड आ रही है कि भाई कोई निष्पक्ष एजेंसी से आप इसका इन्वेस्टिगेशन कराइए, तो लोग डिमांड करने लगे। तो एक तो स्पेशलाइज्ड क्राइम्स होने लगे, इकोनॉमिक क्राइम्स होने लगे, घोटाले होने लगे। तो अगर घोटाले होने लगे तो उसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? तो इस तरह से सीबीआई का जो कार्यक्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अलग अलग स्पेशलाइज्ड डिविजन्स खुलने लगे सीबीआई में। तो एक हमारा स्पेशल क्राइम का डिवीज़न है, एक जितने भी बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। तो बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक के कॉरपोरेट संबंधित जो फ्रॉड और क्राइम्स होने लगे उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक अलग सेपरेट हमको डिवीज़न बनाना पड़ा। सीबीआई में एक अलग से डिवीज़न वो है जो उसको ही डील करता है। अब जैसे साइबर क्राइम का बहुत ज़्यादा आजकल बोलबाला हो गया है, तो सीबीआई में आज की तारीख में एक स्पेशलाइज्ड विंग है जो केवल साइबर क्राइम्स को टैकल करती है। तो जैसे जैसे समय के साथ आवश्यकताएँ आती गई, मांग बढ़ती गई, और सीबीआई ने हमेशा अपने आप को इवॉल्व किया एज एन एजेंसी, तो वहाँ पे नए नए डिपार्टमेंट, नए नए विंग्स खुलते चले गए और वो एजेंसी एक्सपेंड होती गई। और जैसा कि आपने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का सहमति चाहिए होता है, लेकिन अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है उसको भी सीबीआई ने कस्टडी में ले लिया। तो सीबीआई किसी भी स्टेट के सीएम को भी कस्टडी में ले सकती है? देखिए ऐसा है ना, सीबीआई को तो एक ही चीज़ देखनी होती है कि भाई क्या उस पर्टिकुलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के पास उसका मैंडेट है या नहीं। तो दिल्ली में इन पर्टिकुलर, दिल्ली जो है सीबीआई के लिए आज भी यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि दिल्ली इंडिपेंडेंट फुल फ्लेज स्टेट नहीं है जैसे दूसरे स्टेट होते हैं। तो सीबीआई का दिल्ली में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। अब अगर सीबीआई कोई क्राइम इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उस समय फिर ये नहीं देखा जाता कि इस क्राइम में इन्वॉल्व कौन है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, चाहे दिल्ली वाला हो या कोई दूसरे स्टेट के सीएम हो, उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी नहीं है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, इनको पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं कर सकते, या इनको पद पर रहते हुए प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। हमारे भारत के संविधान में ये इम्यूनिटी केवल एक ही डिग्निटरी को है जो भारत के प्रेसिडेंट है। भारत के प्रेसिडेंट के खिलाफ आप किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स उनके पद पे रहते हुए उनके खिलाफ इनिशिएट किसी कोर्ट में नहीं कर सकते। गॉट इट। हाँ,
Otherwise, other than the President of India, there is no other political or executive dignitary in this country who enjoys this kind of immunity, and the police agencies of the country or the other law enforcement agencies of the country for that matter, they cannot take any action. ऐसा कानून में है नहीं प्रावधान. ओके और अगर हम बात करें किसी भी स्टेट के डीजीपी को और सीबीआई डायरेक्टर की, तो दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? अगर इसको सिंपल और क्वेश्चन किया जाए, अगर कोई आईपीएस ऑफिसर को अगर सेलेक्ट करना हो कि किसी स्टेट का डीजीपी बने या फिर सीबीआई का डायरेक्टर बने, वो क्या सेलेक्ट करना पसंद करेगा? मैं थोड़ा सा ये प्रश्न मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, देखो ये उचित नहीं है ये कहना कि भाई वो पावरफुल ज़्यादा है वो पावरफुल कम है. हाँ, दोनों की अपने अपने दायित्व हैं, चैलेंजेस हैं. एक स्टेट को हेड करना, पूरे स्टेट का चीफ होना पुलिस का, और वहाँ के पूरे क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर एंड वीआईपी सिक्योरिटी, जो 3 बेसिक मैंडेट पुलिस के होते हैं, उनको हैंडल करना वो भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग दायित्व है. उसके अपने मतलब अगर कोई सक्सेसफुली उसको करता है तो बहुत सेटिस्फाइंग कैरियर माना जाता है. इसी प्रकार से भारत सरकार की चूँकि ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसकी अपनी एक साख है, इज्जत है, प्रेस्टीज इन्वॉल्व है. तो अगर आपको उसका चीफ बनने का मौका मिलता है, आपको उस एजेंसी को चलाने का मौका मिलता है, उसको सुपरवाइज करने का मौका मिलता है, तो वो भी एक प्रेस्टिजियस असाइनमेंट है. तो दोनों अपनी अपनी जगह प्रेस्टिजियस असाइनमेंट है. ये कहना उचित नहीं है कि वो ज़्यादा पावरफुल है या ये ज़्यादा पावरफुल है. लेकिन चूंकि सीबीआई नेशनल एजेंसी है, तो आप अगर सीबीआई के चीफ बनते हैं तो आपकी रिकॉग्निशन आपके काम की एक नेशनल लेवल पे होती है. स्टेट के आप अगर चीफ बनेंगे तो नेचुरली आपको स्टेट लेवल पे आपको रिकॉग्निशन मिलेगा. बट सेटिस्फाइंग कैरियर दोनों हैं. और ये कहना कि वो ज़्यादा पावरफुल है, ये पावरफुल नहीं है. बेसिकली ये है कि आपको किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वहन करने का अवसर मिला. पावर नहीं, जिम्मेदारी. पावर इज़ ए मिसनोमर है बेसिकली. किस प्रकार की जिम्मेदारी आपको निर्वहन करने का अवसर मिला, तो वहाँ पे स्टेट की जो जिम्मेदारी एज चीफ ऑफ स्टेट पुलिस आपको मिलती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है. और एज सीबीआई डायरेक्टर आपको जिन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का अवसर मिलता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. ओके, गॉट इट. और थोड़ा सा सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बारे में और जानना चाहेंगे कि जैसे जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है और कोई हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिसमें नेशन का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, तो उस केस में क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है सीबीआई के ऑफिसर को? देखो, डिफ़िकल्टी कहना उचित वर्ड नहीं होगा, क्योंकि चैलेंजेस रहते हैं. कोई भी इम्पोर्टेंट केस हो गया, सेंसेशनल केस हो गया, तो नेचुरली उसमें चैलेंजेस आते हैं और हर एजेंसी चाहती है कि वो उसको सक्सेसफुली वर्कआउट करे. सीबीआई की स्ट्रेंथ क्या है? सीबीआई एक प्रोफेशनल एजेंसी है और सीबीआई में सिस्टम्स बड़े वेल लेड आउट हैं. तो हमारा जैसे क्राइम मैनुअल होता है सीबीआई का, वो सबको गाइड करता है कि भाई आपके पास बड़े से बड़ा केस भी आ जाए तो आपको उसको किस तरह से टैकल करना है. तो सिस्टम्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज हेल्प भी सीबीआई को मिलती है. सीबीआई बहुत ही मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने में बिलीव करती है. सीबीआई में सिस्टम्स बहुत वेल लेड आउट है, सुपरवाइजरी लेवल्स हैं. अगर आपको साइंटिफिक सपोर्ट चाहिए तो वो मिलेगा, आपको अगर लीगल एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो वो मिलेगी, आपको अगर कोई एक्सपर्ट हायर करने हैं किसी पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो वो भी मिल जाएंगे. अगर आपको मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन करना है जिसमें एक से अधिक फील्ड के एक्सपर्ट लोग आपको चाहिए, मान लीजिए इनकम टैक्स के अधिकारी भी मुझे चाहिए, मुझे अगर मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चाहिए, मुझे अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी भी चाहिए, तो उस एजेंसी की विशेषता है, फ्लैक्सिबिलिटी है. और सीबीआई में डेपुटेशन पे केवल आईपीएस ही नहीं आते, बल्कि दूसरी जो सरकारी सेवाएं हैं जैसे रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं, आज की तारीख में डिफेंस अकाउंट्स के अधिकारी भी वहाँ पे मिलेंगे आपको. वहाँ पे मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के अलग अलग एक्सपर्टाइज के लोगों को सीबीआई जो है अपने यहाँ डेपुटेशन पर लेने का प्रयास करती है, ताकि समस्त प्रकार के जो बड़े क्राइम होते हैं उनको वो टैकल करें. चूँकि ये प्रोफेशनल तरीके से ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशंस को अप्रोच करते हैं, तो इसीलिए इनकी सफलता की दर भी जो है वो आई थिंक ज़्यादा रहती है. जब भी हम सीबीआई के किसी इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो पॉलिटिशियंस किसी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं? पॉलिटिशियंस तो कोई कुछ भी इम्पैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सीबीआई का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको अपने इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट किसी पॉलिटिशियन को देनी होती है. देखिए, 2 बातें हैं.
let us be little frank about it. As far as the investigation is concerned, no one can interfere. ओके And no one is allowed to interfere. Even courts are not competent to interfere into the investigations. और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में कही है कि भाई सुपरवाइज करना अलग चीज़ है, सुपरविज़न आप कर सकते हो, जिससे आप मुझसे पूछ सकते हो। अब अगर आप मान लीजिए वी आर ए डेमोक्रेसी, जहाँ पे मतलब जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो लीडर्स होते हैं, जिनको आप पॉलिटिशियन कहते हो, वो हमारे मंत्री हैं, वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो भाई भारत के संविधान ने उनको पावर दिया है, वो आपके मंत्री हैं, तो वो आपके काम को सुपरवाइज कर सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने पिछले वर्ष कितने केस रजिस्टर किए, आपके उन केसेस का नतीजा क्या रहा, आपने कितने मामलों में चार्जशीट की, आपने कितने मामलों में चार्जशीट क्यों नहीं की, आपके इतने पुराने मामले पेंडिंग क्यों चल रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपको कोई बजटरी सपोर्ट चाहिए, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट चाहिए, रिसोर्सेज की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दे आर देयर टू हेल्प यू। बट दे विल नॉट आस्क यू कि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में आपने उस आदमी को कैसे छोड़ दिया, उस आदमी की चार्जशीट क्यों नहीं की है। हम कह रहे हैं कि उस आदमी को आप जो है बंद कर दीजिए, तो वो इंटरफेरेंस सीबीआई में नहीं होता है। सीबीआई के जैसा मैंने कहा कि सिस्टम्स आर वेरी वेल लेड आउट, और सीबीआई में हर चीज़ का बड़ा वेल लेड आउट सिस्टम है। इनफैक्ट सीबीआई के आईओज दे एंजॉय फंक्शनल फ्रीडम इन द सेंस कि भाई आप अपना काम प्रोफेशनल तरीके से करिए, और जो आपको ठीक लगता है वो आप अपना राय, मंतव्य, रिकमेंडेशन फाइल पे दीजिए। ओके हर आदमी के दायित्व बटे हुए हैं। मैं अगर सुपरवाइजरी ऑफिसर हूँ तो ये मेरा दायित्व है कि मैं अपने कमेंट, मैं उससे एग्री करूँ, डिसएग्री करूँ, उसको ओवरटर्न कर दूँ, दैट इज़ माई प्रेरोगेटिव, बट आई हैव टू गिव माई रीजंस। राइट हाँ, तो हम ये नहीं कह सकते कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन को मतलब कोई भी इंटरफेयर कर सकता है उस दृष्टि, चाहे कोई भी हो। हाँ, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये बहुत अच्छा बात है फिर सीबीआई में, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें वहाँ के पॉलिटिशियन इंटरफेयर कर देते हैं। अब ये कहना तो मुश्किल होगा अगेन, जैसे मैं तो स्टेट में भी काम किया हुआ हूँ, ऐसा थोड़ी कि मैंने खाली पूरी नौकरी सीबीआई में की है। एंड टू बी ऑनेस्ट, एंड इफ आई मे बी साउंडिंग लिटिल बॉस्टिंग, इट डिपेंड्स। राइट मेरे को कभी कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ पूरी नौकरी में कि मेरे द्वारा किए गए इन्वेस्टिगेशन में किसी पॉलिटिशियन ने इंटरवीन किया हो। पॉलिटिशियन आपसे बात करे, संपर्क करे, तो इसका मतलब वो इंटरफेरेंस नहीं है। मैं इसको ये भी देखना चाहता हूँ कि भाई जैसे वो अब देखिए डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, ये भी तो समझना चाहिए ना। वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोग उनसे आके मिलेंगे। Right. मान लीजिए उनका ग्रीवेंस है किसी को कि मेरे मामले की पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, मेरे मामले में जो है पुलिस अभियुक्त को पकड़ नहीं रही है, तो वो कहाँ जाएगा? या तो अधिकारियों के पास जाएगा। मान लीजिए अधिकारी उसकी बात नहीं सुन रहे, वो मिल ही नहीं पा रहा, तो वो अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के पास जाएगा ना, Right. और उनसे जाके कहेगा। अगर अब वो पॉलिटिशियन, जिसको अपन पॉलिटिशियन कह रहे हैं, वो अगर उस अधिकारी से बात करता है कि साहब ये मेरे पास आया हुआ है, ये बात कह रहा है, तो इसको इंटरफेरेंस नहीं कह सकते हम। राइट ये उसका राइट है। वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया है एक तरह से अगर हम कहें तो, और आपको उसकी वाजिब बात सुननी पड़ेगी। अब हम अगर उसको ये कहें कि हाँ बिल्कुल सर आप इसको मेरे पास भेजिए, और या जो एक रिप्रेजेंटेशन लेके आ जाए, ये जो कह रहा है मैं उसको दिखवाऊंगा। और कई बार ऐसा नहीं होता कि वो हर बार आपको कोई गलत काम करने के लिए आप पे दबाव डालते हैं। वो केवल ये चाहते हैं कि आप इसकी बात सुने, और अगर सही है तो इसकी मदद करें, आप सही कार्रवाई करें। और कई बार हमने देखा है कि पॉलिटिशियंस जिन लोगों को आपके पास भेजते हैं, वाकई में उनकी जेन्युइन ग्रीवेंस होती है, सही ग्रीवेंस होती है, और उनकी इंटरफेरेंस मानो या जो भी मानो, मतलब उनके एक तरह से इंटरवेंशन से कई लोगों को न्याय मिल जाता है। राइट जो शायद अदरवाइज सिस्टम अपने आप में नहीं करता। होना तो ये चाहिए सिस्टम इतना मजबूत हो कि किसी को किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम लोग उस स्टेज तक नहीं पहुँचे। ये तो एक सच्चाई है। Right. इसीलिए सही आदमी के पास जाके उससे इंटरवीन कराना मैं गलत नहीं मानता। ये बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है ये। भाई हम भी तो इंटरवीन करते हैं ना, हमारे पास भी लोग आते हैं। राइट केवल वही लोग नहीं आते हमसे मिलने या हमसे संपर्क करने जिनके काम हम डायरेक्टली हैंडल कर रहे हैं। मान लीजिए अब मैं जयपुर रेंज का आईजी हूँ, और किसी का, मेरे पहचान वाले का बीकानेर रेंज में कोई मामला फंसा हुआ है।
और उसको ये लग रहा है कि बीकानेर की पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही है, तो वो मुझसे मदद मांगने आता है। राइट। और मैं क्या करता हूँ, मेरा जो वहाँ पे काउंटर पार्ट बैठा हुआ है या जिन अधिकारी को मैं वहाँ जानता हूँ, वहाँ का आईजी हो सकता है, एसपी हो सकता है, उसको फ़ोन करता हूँ ना, कहता हूँ ना कि भाई ये आदमी मेरे पास आया हुआ है यार, इसकी ज़रा तुम्हारी लोकल पुलिस थाने वाले सुन नहीं रहे हैं, राइट। है ना यार, इसकी ज़रा सुनना, अगर तुम्हें सही लगे कि ये सही कह रहा है तो मदद करना भाई, सही बात। कार्रवाई करना। तो हम जो करते हैं उसको तो हम इंटरवेंशन नहीं मानते, इंटरफेरेंस नहीं मानते कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं, बस बात लेकिन पहुंचा रहे हैं। अगर वही बात अगर जनप्रतिनिधि हमें कहने लग जाते हैं तो हमें लगता है कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये उचित बात नहीं है। सही बात है, बहुत अच्छे से समझाया आपने। और जैसा कि आपने बोला, तो इन्वेस्टिगेशन अगर स्टेट में या फिर जनरल जगह पे जनरल पब्लिक के लिए मान लीजिए फील हो रहा है कि सही नहीं हो रही है, तो क्या जनरल पब्लिक अपील कर सकती है सीबीआई से उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए? देखिए डायरेक्ट नहीं, बट इन ए वे यस। क्या होता है, देखिए जनरली नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जनरल पब्लिक कुछ नहीं कर सकती, है ना। देखिए जैसा मैंने कहा कि अब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी महकमे में भ्रष्टाचार हो रहा है, तब तो जनरल पब्लिक को पूरा अधिकार है सीबीआई को कंप्लेंट भेजने का। अच्छा, सेंट्रल हाँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के महकमों में ज़्यादातर सीबीआई कोई न कोई इनिशिएटिव लेकर के कार्रवाई करती है। यदि उसको स्टेट की कंसेंट मिली हुई है जब तो वो सीधी कार्रवाई कर देगी। अगर उसको स्टेट की कंसेंट नहीं मिली हुई है लेकिन जो शिकायत आई है वो इतनी बड़ी है, उसको लगता है ये हमारे योग्य है मामला, मतलब इट इज़ वर्थ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, तो सीबीआई फिर भारत सरकार के माध्यम से स्टेट से कंसेंट मांगेगी। ओके। कि भाई ये इस तरह से भारत सरकार का महकमा है और यहाँ पे इस तरह से भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायत आई है, हम इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एजेंसी तो कर नहीं रही, हम उसमें इंटरफेयर थोड़ी करना है, हम तो भारत सरकार की जो डिपार्टमेंट है उसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। तो हमारा अनुभव यह है कि इवन जिन स्टेट्स में कंसर्ट नहीं होती जनरल, वो भी एग्री कर जाते हैं ज़्यादातर कि भाई ठीक है, ये भारत सरकार का उपक्रम है, आप यहाँ करना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी बिल्कुल ही अप्रोच नहीं कर सकता, लेकिन बेहतर ये होता है कई बार, अब जैसे स्टेट का केस है, अब वो आम आदमी चाहता है कि सीबीआई टेक ओवर कर ले, तो वो संभव नहीं है। तो उसके लिए या तो वो अपनी सरकार के माध्यम से वो रिक्वेस्ट भिजवाए, अपनी सरकार को रिक्वेस्ट करे कि साहब, और ऐसा होता भी है कई बार पब्लिक डिमांड पे राज्य सरकारें खुद सीबीआई को रिक्वेस्ट करती है कि ये हमारे यहाँ एक गंभीर घटना घटित हो गई है और हमारी आम जनता चाहती है या हमारे लोग चाहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें, तो भारत सरकार से फिर सहमति लेके या ऑर्डर लेके सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। ओके। और सीबीआई जो भी दूसरा तरीका एक और है, जैसा मैंने बताया, अगर किसी इंडिविजुअल को लगता है कि मेरे साथ कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है या सीरियस क्राइम हो गया और स्टेट एजेंसीज उसका अच्छे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, तो उसके पास एक दूसरा तरीका है, वो हाई कोर्ट जा सकता है सीधा। हाई कोर्ट में रिट लगा के, पिटीशन लगा के वहाँ से ऑर्डर करवा सकता है। और हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, हाई कोर्ट ने अगर ऑर्डर कर दिया तो फिर आपको किसी कंसर्ट या किसी और दूसरी सहमति की आवश्यकता नहीं है। राइट। तो कई लोग करते हैं ऐसा कि वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ पे पिटीशन लगा के रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मामला जो है सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये बहुत डीप इंसाइट मिला है, क्योंकि ये सब प्रोसीजर लोगों को, जनरल पब्लिक को नहीं पता रहता। बट आप अगर सीधा कंप्लेंट भेजोगे सीबीआई में और कहोगे कि ये स्टेट का मैटर आप टेक ओवर कर लो, तो जनरली आपको रेस्पॉन्स नहीं अवॉइड किया जाएगा। और सीबीआई जो भी हाई प्रोफाइल केस पे काम करती है, जब भी इन्वेस्टिगेट करती है, तो उसके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, जो आईओ होते हैं, उसका जनरली बताती नहीं है कि हाँ भाई ये आईओ हैं, और मीडिया में वो लोग बोलते भी नहीं हैं। तो इसका क्या मुख्य रीज़न है? यस, ये बहुत ही वेल थॉट आउट पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की कि हम कभी भी अपने अधिकारियों को एक्सपोज नहीं करेंगे, ताकि वो निर्भीक होकर के निष्पक्षता से बिना किसी प्रकार के डर, प्रलोभन, दबाव से अपना काम करते रहें। तो ये जैसे आपने सीबीआई के जब भी कोई प्रेस रिलीज आते हैं, सीबीआई जब कोई कार्रवाई करती है, कोई रेड्स करती है, सर्चेस करती है या अरेस्ट करती है या चार्जशीट करती है, प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है, आपने कभी किसी प्रेस विज्ञप्ति में किसी अधिकारी का नाम नहीं सुना होगा। वही सीबीआई ने ये किया। किसने किया? सीबीआई ने किया। नाम हमेशा सीबीआई का नाम कभी नहीं आएगा। न हमारे अधिकारियों को मीडिया से डायरेक्ट बात करने की इजाज़त है, मतलब सीबीआई के अधिकारियों को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि
अधिकारी एक्सपोज हो, वो अपना काम चुपचाप करें, निष्पक्षता से करें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम मीडिया से बात नहीं करते, मतलब सीबीआई बात नहीं करती। सीबीआई का एक मीडिया सेल है, उस एक सीनियर जनरली इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर डेपुटेशन पे आते हैं, वो सीबीआई के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होते हैं, वो मीडिया से बात करते हैं। तो वो जो भी मीडिया को क्वेरी चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए सीबीआई के किसी केस के बारे में, तो वो अपनी क्वेरी उनको करते हैं, सीबीआई को, चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। फिर वो कंसर्न्ड ब्रांच से जानकारी जुटा करके और फिर वो मीडिया को बताते हैं। पर सीबीआई के अधिकारी डायरेक्ट इसीलिए बात नहीं करते, और ये इससे क्या है कि वो बिल्कुल, उनको मीडिया का कोई एक्सटर्नल प्रेशर उनके ऊपर कोई फील नहीं होता, वो ताकि इंडिपेंडेंटली, निष्पक्षता से चुपचाप वो अपना काम करें। और एक और बहुत हाई प्रोफाइल केस जो इंडिया में बहुत चर्चित रहा है, जिस पे आपने भी शायद काम किया है, वो है महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत का केस। तो उसमें मतलब न्यूज़ में या तो कहीं मैंने सुना था कि सीबीआई के जो आईओज़ हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको न्यूज़ देखना तक अलाउड नहीं था। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात काफ़ी सही है, क्योंकि मैं उस समय जॉइंट डायरेक्टर मुंबई था जब ये घटना घटित हुई। हालांकि मैं डायरेक्टली उस केस को सुपरवाइज नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि दिल्ली से जो टीम आई थी, मैं वहाँ उस समय, चूंकि सबसे सीनियर ऑफिसर मैं ही था वहाँ मुंबई में उस समय, तो मेरे संपर्क में थी। मैं उनके इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज नहीं कर रहा था, लेकिन ये सारी जो जनरल बातें हैं कि भाई मीडिया से बात नहीं करनी है, अपने आप को मीडिया, क्योंकि उन दिनों मीडिया बहुत ज़्यादा तरह तरह की खबरें आ रही थी, कोई कह रहा था ये मर्डर है, कोई कह रहा था ये है। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारी टीम जो है उन मीडिया की खबरों से इन्फ्लुएंस्ड हो। इसलिए ये सलाह थी हमारी कि भाई आप लोग जो है कोई टीवी वगैरह इस पीरियड में ना देखें, आप केवल अपने इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करें और सही और निष्पक्ष अनुसंधान करके जो सच्चाई है वो सामने लेके आएँ। और न तो हमारे किसी भी, जो दिल्ली से हमारी टीम में एक मैडम थी डीआईजी उस समय, जो अभी अब नाम तो अगेन सीबीआई में लेना अलाउड नहीं है, लेकिन जो एक वो मैडम आई थी डीआईजी, वो आज की तारीख में काफ़ी बड़ी अधिकारी हैं, आज की तारीख में वो आईजी रैंक के ऑफिसर हैं। तो उन्होंने, उनकी टीम के किसी भी सदस्य ने जिसने उस टीम का नेतृत्व किया, वो डीआईजी मैम ने, कोई मीडिया से किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं किया। राइट, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि मीडिया से इंटरेक्शन आईओज़ नहीं कर रहे हैं ना। तो ये मैंडेट होता है? ये मैंडेट है, ये एजेंसी की तरफ से डायरेक्शंस है कि आवर ऑफिसर्स मींस द ऑफिसर्स ऑफ सीबीआई, दे आर नॉट सपोज टू टॉक टू द मीडिया अनलेस दे आर डायरेक्टेड बाय डायरेक्टर सीबीआई। एंड जैसे कि आईपीएस की आपने इतनी लंबी जर्नी की है, तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज और फियर फॉर एन आईपीएस ऑफिसर? एज आई सेड, फियर ऑफ द अननोन। ओके, सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है, कब कौन सी घटना घटित हो जाएगी जो मुझे अचानक से टैकल करनी पड़ेगी। 1000 आदमी इकट्ठे हो गए और बहुत वोलेटाइल हैं, आपके पास अभी फोर्स इकट्ठी करने का समय नहीं है, आपको सबसे पहले मौके पे पहुंचना है। राइट, यू आर द लीडर, सो यू कैनॉट से कि अभी रुको जरा, फोर्स इकट्ठी हो जाए, 200-300 आदमी मेरे पास भी आ जाएं, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा। और आपको ये नहीं पता होता है, आप रवाना हो गए कि आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, राइट, किस चीज़ को आप जाकर के फेस करेंगे। यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, चाहे वो क्राइम को लेकर के हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेंसेशनल बड़ी घटना को लेकर के हो। तो पुलिस ऑफिसर्स का ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि क्योंकि वो हमेशा अननोन फोर्सेस से फाइट करते रहते हैं। राइट, वो प्री प्लान्ड नहीं होता उनका कोई भी रिस्पॉन्स, उनको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है। वहाँ सामने घटनास्थल पर कैसा माहौल मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, हॉस्टाइल होंगे, फ्रेंडली होंगे, आर्म्ड होंगे, अनआर्म्ड होंगे, एजिटेटेड होंगे, पीसफुल होंगे, वी डोंट नो। राइट, एंड यू हैव टू गो एंड टैकल। राइट, गॉट इट। एंड एज अ सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर, आपको क्या लगता है कि लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शंस हैं कि ये सीबीआई के बारे में गलत पता है लोगों को? नहीं, वो गलत वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा। मिसकंसेप्शन तो एक तो ये हो जाता है ना, जैसे मैंने कहा कि भाई लोग ये सोचते हैं कि सीबीआई किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है ना, कोई वो चाहे तो किसी भी केस को अपने हाथ में ले सकती है। तो जैसा लोगों को ये लीगल इश्यूज नहीं पता होते ना, लिमिटेशंस,
आफ्टर ऑल हर संस्था जो भी है इस देश का सर्वोच्च कानून तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें डिवाइडेड है कि ये काम स्टेट करेगा, ये काम सेंट्रल की एजेंसीज करेंगी। तो सीबीआई सेंट्रल की एजेंसी है, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन तो सीबीआई की यही है, राइट, कि वो अपनी मर्जी से स्टेट के क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, वहाँ इंटरफियर नहीं कर सकती। राइट। लेकिन आम जनता को ये नहीं पता होता है। तो लोग ये सोचते हैं कि ये चाहे तो कर सकते हैं, और ये कर नहीं रहे जानबूझ करके। हाँ, करना नहीं चाह रहे, करना नहीं चाह रहे, इस तरह के। जो भी यंग एस्पिरेंट्स हैं अभी यूपीएससी के, या फिर यंग आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? दो बातें हैं। एस्पिरेंट्स का मतलब जो सिविल सर्विसेज को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, है ना, उनके लिए मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि एक तो अगर आपने ये निर्णय लिया है कि आपको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे के सेलेक्ट होना है, तो ये मान के चलिए कि आप केवल भारत के ही नहीं, वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, प्रिजर्वरेंस चाहिए, आप में एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप में एक कठिन परिश्रम करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फैटिग फैक्टर आ जाता है बीच बीच में। जर्नी लंबी है। आपने पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, फिर वो पास हुए, फिर मेंस का एग्ज़ाम दिया, फिर इंटरव्यू दिया। और ये तैयारी ऐसे नहीं होती इस एग्ज़ाम में। यंग एस्पिरेंट्स को ये समझना चाहिए कि चलो मैं पहले प्रीलिम्स पास कर लेता हूँ, फिर मैं मेंस की तैयारी करूँगा, फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी करूँगा। ये आपको समग्र तैयारी करनी पड़ती है, कॉम्प्रिहेंसिव, एक साथ। आपको प्रीलिम्स में बैठने से पहले मेंस की तैयारी पहले करनी पड़ती है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और बहुत फोकस तैयारी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के सूत्र क्या है, इसेंशियल्स क्या है। आपको उन सारे इसेंशियल्स को टच करना है। जब आप सारे इसेंशियल्स को टच कर लोगे, अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर लोगे, जब आप उनको अच्छे से अपने नोट्स बना लोगे, रिवीजन करने का आपके पास सामान होगा, फिर आपने आंसर राइटिंग की खूब अच्छी से प्रैक्टिस की होगी, तो जो जो भी इसेंशियल्स हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के, वो ये इस एग्ज़ाम में एक और ख़ास बात है कि कॉम्प्लेसेंसी का कोई स्कोप नहीं होता है। एक स्टेज पास करी और आप में फटिक फैक्टर नहीं आना चाहिए, इमीडिएटली आपको दूसरी स्टेज की तैयारी प्रारंभ करनी पड़ती है। तो पेशेंस बहुत चाहिए, प्रिजर्वेंस बहुत चाहिए। बीच बीच में ऐसे क्षण आते हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने के दौरान जब आप हताश होने लगते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रखे। आपका एक सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए, एक पीयर ग्रुप भी होना चाहिए, नोट्स एक्सचेंज जिससे आप कर सको, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे हमेशा, है ना, इंस्पायर्ड होते रहो आपके नहीं करेंगे। और ये भी मैं कह सकता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ उसके आधार पर, कि अगर आपने सही तरीके से, मतलब इसमें क्या है, दो सेंटेंस में कह सकते हैं, खूब पढ़ो, खूब पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है सही पढ़ो। ओके, खूब पढ़ो लेकिन सही पढ़ो। स्ट्रेटजी पकड़ में आनी चाहिए आपको। स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए हम लोग कभी कभी देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स ऑलरेडी हैं इंडिया के, जो बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, या फिर आपके घर में भी कोई है, तो उस घर से किसी आईएएस आईपीएस या ब्यूरोक्रेट के निकलने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि जो आए हैं एस्पिरेंट्स से यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं, तो बताते हैं, तो हर साल ही मैं देखता हूँ कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसमें उसके घर में या फिर उसके मम्मी पापा। देखो, भारत इतना बड़ा देश है, है ना। अब ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे बहुत ज़्यादा सिविल सर्विसेज को आज की तारीख में अपना कैरियर बना रहे हैं। सॉरी, क्योंकि अब क्या है ना, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत है, राइट, है ना। अब मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे होते हैं, और वो वहीं पे अपना कोई न कोई अच्छा उनको कैरियर पाथ मिल जाता है, अच्छी प्रोग्रेशन होती है। तो बल्कि मैं तो ये देखता हूँ कि बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे आजकल सिविल सर्विसेज में आते हैं। लेकिन जो आना चाहते हैं आते तो हैं नेचुरली, क्योंकि अब वो मान लीजिए अगर वो अपने पेरेंट्स से इंस्पायर्ड हैं, अदरवाइज उनको खुद को रुचि है सिविल सर्विसेज को अपना कैरियर बनाने में, तो लेकिन मेहनत के बगैर कोई नहीं आ सकता। राइट, चाहे वो सिविल सर्वेंट का बेटा हो, बच्चा हो, या नॉर्मल आदमी हो, कोई भी हो, मतलब एक नॉर्मल एस्पिरेंट हो,
मेहनत करनी पड़ती है इस एग्ज़ाम में। देर आर नो शॉर्टकट्स, यू डोंट नो, मतलब सिंस आई एम ए ब्यूरोक्रेट और आई हैव बीन अ ब्यूरोक्रेट, दैट डजंट मीन आई नो एनी स्पेशल फार्मूला। जनरल गाइडेंस दे सकते हैं आप, क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। राइट। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। बट मेहनत बच्चों को खुद करनी है, करनी पड़ेगी वो तो। हाँ, उसमें कोई वो नहीं है। यूपीएससी का इस मामले में हमें कहना होगा कि उसका सिस्टम इतना फेयर है, ट्रांसपेरेंट है कि सब बराबर है उनके लिए। दे डोंट डिस्क्रिमिनेट कि सिंस दिस पर्सन इज अ चाइल्ड ऑफ ए ब्यूरोक्रेट, लेट अस गिव हिम 2-3 एक्स्ट्रा मार्क्स, नथिंग लाइक दैट। ओके। और पहले के जो सिलेक्शन प्रोसेस होते थे, जब आप भी यूपीएससी में आए, यूपीएससी के थ्रू आए, और आज का जो यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें कोई मेजर चेंज हुआ है या फिर सेम है सब नहीं, कुछ? पैटर्न एग्ज़ाम के बदल गए हैं, मतलब चेंजेस काफ़ी हुए हैं। एक तो जैसे हमारे ज़माने में जो पेपर्स होते थे वो पेपर अब बदल गए हैं। पहले हम लोग 2 ऑप्शनल लेते थे, आजकल ऑप्शनल एक ही होता है। अब जनरल स्टडीज़ के पेपर्स की संख्या बढ़ gई है। हमारे समय में ऐसे राइटिंग का कोई पेपर नहीं होता था, एथिक्स का कोई पेपर नहीं होता था। अब वो एथिक्स के पेपर, ऐसे राइटिंग के पेपर, ऑप्शनल कम करके उन्होंने इधर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो पैटर्न तो एग्ज़ाम का थोड़ा बड़ा है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो नेचुरल सी बात है, हमने तो आज से 35 साल पहले एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय कंपटीशन का लेवल उतना ज़्यादा नहीं था। अवेयरनेस अब बच्चों में बहुत ज़्यादा है। अब पहले के मुकाबले बच्चों को रिसोर्सेज की बहुतायत हो गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी आज की तारीख में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, तो वो भी एक तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। हम लोगों को 2 या 3 लिमिटेड से रिसोर्सेज होते थे कि भाई ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। हम जनरली ओरिजिनल बुक से ही पढ़ते थे, क्योंकि हमारे पास इस तरह की स्टडी मटेरियल ज़्यादा नहीं थे। आज तो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स की भरमार है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा। तो बच्चे के सामने ये चैलेंज रहता है कि मैं इसको चुनूँ या इसको चुनूँ पढ़ने के लिए। तो कई बार वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस नहीं रह पाते इस वजह से। और आपका एक बहुत बड़ा मैसेज है जो पूरे नेशन को आप देते हैं कि इफ़ यू वांट पीस, वर्क फॉर जस्टिस। तो आप जो यंग आईपीएस ऑफिसर्स बन के आ रहे हैं, उनको एक बार ये क्या कन्वे करना चाहेंगे और क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट बात कही है। और 2 बातें मैं इनफैक्ट यंग आईपीएस के लिए भी और सारे सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो मेरी ज़िंदगी का मंत्र भी रहा है, मेरा ये मानना है कि ये जो सिविल सर्विसेज हैं, पर्टिकुलरली जैसे पुलिस सर्विस हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई, ये आपको, क्योंकि क्या होता है अल्टीमेटली सारे सिस्टम में रॉन्ग का इशू रहता है। आदमी कब एजिटेट होता है? जब उसके साथ कोई गलत बात होती है। तो जस्टिस का जब हम बात करते हैं तो जस्टिस का मतलब कोई क्राइम से नहीं है। कहने का मतलब है कि मेरे को वो नहीं मिला जो मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरे को अनफेयर ट्रीट किया गया, मेरे साथ ज्यादती हो गई, मुझे फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिला, सिस्टम ने मुझे ठीक से ट्रीट नहीं किया, अधिकारी ने मेरी बात नहीं सुनी, ये सब जस्टिस का पार्ट है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए मैं किसी अधिकारी के पास गया, उसने मेरी बात ढंग से सुनी और उसने मेरे को ये एश्योरेंस दिया और मुझे ये लगा कि ये आदमी वेल मीनिंग है, जस्टिस करेगा, अगर मेरी बात सही है तो कार्रवाई मेरे पक्ष में होगी, नहीं तो मेरे को बता देगा सॉरी, नहीं हो सकता। इसे कहते हैं जस्टिस करना। जस्टिस करने से पीस बढ़ती है। अरे जस्टिस कर दो, पीस अपने आप आ जाएगी। मैं क्यों व्यथित होऊंगा अगर मेरे साथ न्याय हो गया तो? और मैं अगर पीसफुल महसूस करूंगा तो मैं पॉजिटिव आदमी बनूंगा। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचूंगा नहीं। तो ये एक मूल मंत्र है किसी भी सोसाइटी का कि इफ़ यू वांट पीस, वर्क फॉर जस्टिस। तो आप अगर जस्टिस करोगे लोगों के साथ तो अपने आप ही सोसाइटी पीसफुल हो जाएगी। सोसाइटी में जितना अवसाद, इतना जो वाद विवाद, इतनी जो वायलेंस, हिंसा और ये जो हिंसक प्रवृत्तियां जो जन्म लेती है, कहीं न कहीं इनके पीछे कहीं न कहीं बहुत सारे दूसरे कारण भी होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण ये भी होता है कि हमने लोगों को
फेयरली ट्रीट नहीं किया, हमने उनको जस्टिस नहीं दिया। राइट। तो एक तो यंग ऑफिसर्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको इतने बड़े पद पर दायित्व मिला है तो आप जो है लोगों के साथ जस्टिस करें, राइट। फेयर रहें, इंडिपेंडेंट रहें, निष्पक्ष रहें, कभी भी अपने पावर का मिसयूज़ ना करें, राइट। लोगों को इन लोगों के साथ जाते नहीं करें इसलिए कि भाई आप इतने बड़े पद पे आ गए, आपको कोई डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं। वैसे तो सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी है और इसीलिए कई अधिकारी खुद ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन सही से नहीं किया, इसलिए वो खुद प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उनके खिलाफ ही इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं, उनके खिलाफ ही इंक्वायरियाँ खुल जाती है क्योंकि उन्होंने अपने पावर का मिसयूज, जो भी कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ और मैं यंग ऑफिसर्स को कहना चाहूँगा, पर्टिकुलरली इफ़ दे लिसन टू योर पॉडकास्ट, कि ये सिविल सर्विसेज की क्या विशेषता है कि ये आपको लोगों को, जैसा अपन ने कहा, जस्टिस कराने का मौका देती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, ये इन दे why you are attracted to become a civil servant, because these services offer you one unique thing, that you can touch the lives of millions of people. राइट। और जब आप इतने सारे लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकते हो पॉजिटिव वे में, तो उनसे आपको क्या मिलती है? दुआएं, आशीर्वाद। मेरा ये मानना है कि अधिकारियों को, हमें सबको आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। राइट। और जिस प्रकार से हम जब पब्लिक लाइफ में आ जाते हैं, चाहे एज ए रिप्रेजेंटेटिव आओ या एज ए ब्यूरोक्रेट आओ, तो आपको प्लीजेंट अनप्लीजेंट सब तरह के काम करने पड़ते हैं। मेरे सामने अगर कोई क्राइम हो गया तो मुझे अरेस्ट करना ही पड़ेगा लोगों को। राइट। अब जिसको मैं अरेस्ट करूंगा उसको पसंद थोड़ी आएगी ये बात। कई बार लोगों को लगता है मैंने तो क्राइम नहीं किया फिर भी मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन कानून की दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो वो क्राइम है। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई करोगे, जिसको आप निगेटिव तरीके से टच करोगे, वो आपको दुआई नहीं देगा, वो तो बददुआई देगा। क्या ये अच्छा अधिकारी नहीं है, इसने मेरे साथ ये कर दिया। लेकिन ये नौकरियां आपको दुआएं लेने का बहुत अवसर देती हैं, आशीर्वाद लेने का बहुत अवसर देती हैं। तो मेरा ये मानना हमेशा रहा है कि डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स और कर्सेस, अभिशाप, शाप, ये तराजू के दो पलड़ू जो होते हैं ना, जो तराजू की स्केल जो होती है उसमें जो दो, उनमें ये एक में ब्लेसिंग्स है, एक में कर्सेस हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी जो ब्लेसिंग्स का पलड़ा है वो हमेशा बहुत भारी रहे। और मैं ये कह सकता हूँ कि लाइफ में सबकी कठिनाइयाँ आती हैं, कठिन दौर आता है, स्ट्रेस के अवसर आते हैं, नौकरियाँ इस तरह की है, यू कांट हेल्प। तो अगर आपने लोगों की दुआएं अर्जित की हैं, आशीर्वाद लिया उनसे खूब, और आपका आशीर्वाद का पलड़ा भारी है, तो आपका जो कठिन दौर खुद का आने वाला है उसमें वो दुआएं आपको आराम से निकाल देंगी। राइट। और एक लास्ट क्वेश्चन, एक मिथ है कि फैक्ट है, ये बताना है कि यूपीएससी कर लो तो लाइफ सेट है, ये बहुत सुनने को आता है, तो इसमें ये मिथ है कि फैक्ट है? इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ, इन द सेंस कि लाइफ सेट है, इन द सेंस कि एक आपको अच्छा करियर पाथ मिल गया, नेचुरली उसके साथ बहुत रिस्पेक्ट, इज्जत जुड़ी हुई है। क्यों हम सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं? तनख्वाहें कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी मिलती है, हैं कॉरपोरेट। और आजकल के जिस प्रकार के बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, वो अगर कॉरपोरेट में चले जाएं तो उनको तो वहाँ बहुत अच्छी पैकेजेस वगैरह मिलेंगी, बहुत अच्छे। तो आप क्यों आते हो? क्योंकि जो रिकग्निशन आपको सिविल सर्विसेज देती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं इतने सारे लोगों की ज़िंदगी को टच करने की, है ना, जो रिस्पेक्ट आपको सोसाइटी में मिलता है वो आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता। राइट। इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे आने के लिए। तो एक इस तरह से ये फैक्ट है कि भाई आपने अगर यूपीएससी में आप सेलेक्ट हो गए तो लाइफ सेट हो गई। बट ये मिथ क्यों है? लाइफ सेट उस तरह से नहीं है कि अब आप एंजॉय करो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अकाउंटेबिलिटी है सिस्टम में। अगर आपने गलत काम किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कईयों के कैरियर बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं, अधिकारियों के, जिन्होंने ठीक से अपने कैरियर को ठीक से नहीं संभाला। तो यहाँ पे भी खूब चैलेंजेस आते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको आपकी जिम्मेदारियाँ रहती है। ऐसा नहीं है कि अब आप एक बार बस हो गए सिलेक्ट, अब उसके बाद मौज ही मौज है, ऐसा कुछ नहीं है। हर फील्ड में आदमी को काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। पहचान आपकी तब होती है आपके काम से। तो खूब स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत। मैंने कहा ना, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, स्ट्रेसेस
आती हैं, है ना। अननोन क्राइम हो गया जैसे मैंने बताया, अब जब तक ये सोल्व नहीं होगा आपको तो नींद नहीं आएगी, राइट। आपको नींद नहीं आएगी। अब मान लीजिए आप सोल्व नहीं कर पाए और किसी दूसरे अधिकारी ने सॉल्व कर दिया, आपकी जो है किसी और को चेंज कर दिया, उन्होंने कहा इतने दिन हो गए आप तो कर नहीं रहे हो, सॉरी, लेट अस गिव दिस केस टू ए न्यू ऑफिसर, वो कर देगा, तो आपको कैसा लगेगा? खराब या मुझे करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया। तो आदमी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आदमी को हमेशा पग पग पे, और इमेज है आपकी, आपका व्यवहार है ना, बहुत आपका कैरेक्टर है, कंडक्ट है। सो सिविल सर्विसेज का पाथ कोई आसान पाथ नहीं है। Right. तो ये आदमी अगर कोई सोचे कि बस एक बार सेलेक्ट हो जाओ फिर मौजी मौज है, तो मिथ है वो। हाँ, राइट। सो इन अ वे इट इज़ अ फैक्ट एंड मिथ बोथ। थैंक्स फॉर सच अ डीप इनसाइट, और थैंक यू हमारे शो में आने के लिए। It was a pleasure interacting with you, Akash. Thank you so much for Thanks the for joining opportunity. us again. Thank you. थैंक यू सो मच इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, और नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि इस वीडियो की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी और कौन सी बुरी लगी, ताकि हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव करते रहें। और ये भी बताएं कि आगे आने वाले एपिसोड में आप किन गेस्ट्स को देखना पसंद करोगे।